A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students. In today's parasitology class, we will focus on the pathogenicity and laboratory diagnosis of Fistula hepatica. Fistula hepatica infection occurs mainly in rural areas and is most common among sheep and cattle herders. हम ह्यूमन फिस्टुलियासिस की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये फिस्टुला हेपेटिका जो है ये शीप, केटल और दूसरे रुमिनेंट्स में लिवर रॉट काज कर सकता है, ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है इन केस ऑफ शीप, केटल एंड रुमिनेंट्स कि ये जो है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटल हेलमिंथ इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन फिस्टुलियासिस की बात कर रहे हैं और ह्यूमन फिस्टुलियासिस जो है दैट इज रिलेटिवली रेयर। और जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में कि इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ईटिंग सेमी एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वाटर क्रेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हम ह्यूमन फिस्टुलियासिस की बात कर रहे हैं और ज्यादातर इन्फेक्शन जो है फिस्टुला हेपेटिका के दे अकर इन rural areas and is most common among sheep and cattle herders. अच्छा, transit of immature worm through the liver can cause mechanical and toxic irritation with necrosis and secondary fibrosis. दूसरे स्लाइड पे में हम डिटेल से बात करेंगे कि जब ये वर्म माइग्रेट करता है तो साथ में तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हाँ जी ये मैकेनिकल और टॉक्सिक इरिटेशन काज कर सकता है with necrosis and secondary fibrosis. अब इस माइग्रेशन के दौरान और कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब ये डेवलप करता है बाइल डक्ट में, ठीक है, तो इट काजेज सिस्टिक एनलार्जमेंट, एंडोथेलियल हाइपरप्लेजिया एंड एडिनोमेटा, ठीक है। सिस्टिक एनलार्जमेंट तो आपको पता है, एंडोथेलियल हाइपरप्लेजिया भी हम पढ़ चुके हैं। हाइपरप्लेजिया अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि इट रिफर्स टू एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेल डिवीजन फ्रॉम एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या हो सकता है, इट लीड्स टू अ ग्रेटर टोटल नंबर ऑफ सेल्स बट नॉट इन देयर साइजेस। और ये भी हमने पढ़ा था कि हाइपरप्लेजिया होने के बाद, हाइपरप्लेजिक कंडीशंस के बाद दिस कॉमनली फॉलोज एन इन्फ्लेमेशन and is the consequence of an excessive level of tissue repair. तो यहाँ बाइल डक्ट में ये क्या काज कर सकता है, सिस्टिक एनलार्जमेंट, एंडोथेलियल हाइपरप्लेजिया एंड एडिनोमेटा। एडिनोमा तो आपको शायद पता हो, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद ग्लैंडुलर ओरिजिन। अच्छा, यहाँ जब ये बाइल डक्ट में मेच्योर हो रहा है, ये तो वैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे, वहां पे ये क्या करता है। तो एडल्ट जो है ये किस पे फीड करता है, एडल्ट फ्लूक लिव इन द बाइल डक्ट्स, ठीक है, फीड ऑन ब्लड दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द अल्सर्स, ठीक है। वो अल्सर्स दे डेवलप ऑन द लाइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। और ये भी कहा जाता है कि the worms are thought to feed repetitively in the same region until ulcers develop. अच्छा, Fistula hepatica जो है it does not appear to ingest bile, although it can absorb nutrients from the bile across its tegument. अच्छा, जब ये worm माइग्रेट कर रहा होता है तो जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि ट्रॉमेटिक डैमेज ये काज कर सकता है। तो उसके साथ साथ इस इंडिविजुअल को इस टाइम पे फीवर भी हो सकता है, माइल्ड टू सिवियर एब्डोमिनल पेन, आर्टिकेरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, एसाइटिस दैट कंटेन एसिनोफिल्स और अदर ल्यूकोसाइट्स और जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। जब ये बाइल डक्ट में आ जाता है तो ये लार्वा डेवलप करेगा इनटू एडल्ट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की। इस स्टेज पे द पेशेंट इज जनरली एसिम्प्टोमेटिक या ही शी में डेवलप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। दोनों कंडीशंस हो सकती है, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और में डेवलप
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। अच्छा, uh, कुछ पेशेंट्स में क्रॉनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस, कोलिलिथियासिस। और इस कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस और कोलिलिथियासिस के साथ बाइलरी कोलिक भी हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, जॉन्डिस, नाजिया, प्रूराइटिस एंड अपर राइट क्वाड्रेंट पेन भी कुछ इंडिविजुअल्स को हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस तो आपको पता है, शायद सुना होगा आप लोगों ने पहले। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, आपको नजर आ रहा है इस फिगर में, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन, इसकी वजह क्या हो सकती है? इट यूजुअली अकर्स व्हेन ड्रेनेज फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बिकम्स ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ये तो कोलिसिस्टाइटिस की बात हो गई। कोलेंजाइटिस जो है, ये बाइल डक्ट सिस्टम के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। बाइल डक्ट सिस्टम, एज यू नो, ये क्या कैरी करता है? इट कैरीज बाइल फ्रॉम योर लिवर एंड गॉल ब्लैडर इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो ज्यादातर केस में तो खैर ये जो कोलेंजाइटिस है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी काज हो सकता है। यहाँ पर ये जो है, ये फिशुला हेपेटिका की इन्फेक्शन की वजह से काज होता है। अच्छा, कोलिलिथियासिस को हम गाल स्टोन्स भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ गाल स्टोन्स, ठीक है। और गाल स्टोन्स आपको इस बिल्कुल लास्ट वन फिगर में नजर आ रहे हैं। ये जो कंक्रीशंस है, ये बाइलियरी ट्रैक्ट में बनते हैं, यूजुअली गाल ब्लैडर में बनते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स में दे डेवलप क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, कोलेंजाइटिस एंड कोलिलिथियासिस। साथ में इनको क्या हो सकता है? बाइलरी कोलिक। बाइलरी कोलिक किसको कहते हैं? इट इज अ डल पेन इन द मिडिल टू अपर राइट एरिया ऑफ द एब्डोमेन। और इसकी वजह क्या है? When a stone blocks the bile duct, जैसे कि हमने बात की, that the tube that normally drains bile from the gallbladder to the small intestine, ठीक है। तो जब ये गाल स्टोन बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से एक डल पेन इन द मिडल टू राइट एरिया ऑफ द एब्डोमेन हम फील करते हैं, उसको बाइलरी कोलिक कहते हैं। अच्छा, एपिगैस्ट्रिक पेन किसको कहते हैं? एपिगैस्ट्रिक पेन उस पेन को कहते हैं, या उस डिस्कम्फर्ट को कहते हैं, जो हम राइट बिलो आवर रिब्स इन द एरिया ऑफ आवर अपर एब्डोमेन फील करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो कोलिसिस्टाइटिस है, कोलेंजाइटिस और कोलिलिथियासिस, इसके साथ साथ ये बाइलरी कोलिक, एपिगैस्ट्रिक पेन, जॉन्डिस, नाजिया, प्रूराइटिस को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अपर राइट क्वाड्रेंट पेन, ये वो इंडिविजुअल फील कर सकता है। अच्छा, इन हैवी इन्फेक्शंस the young worms may wander back into the liver parenchyma producing abscesses। ये वहां पर फिर वापस जाके abscesses भी काज कर सकता है। अच्छा, larva migrating through the peritoneal cavity may become lodged in ectopic foci, ठीक है। अब ectopic कौन से किसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ectopic? ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। एक्टोपिक वर्ड हम अगर इन एन एबनॉर्मल प्लेस और पोजीशन अगर कुछ वाक्य हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो सकती है, ये भी अपनी जो पोजीशंस है, मतलब जो हैबिटेट है इसका, जहां पर ये यूजुअली पाया जाता है, अगर ये उस किसी अनयूजुअल जगह पे मतलब जाके वहां पे लॉज हो, तो ये लार्वी जो है ड्यूरिंग माइग्रेशन, ये एक्टोपिक साइट्स पे भी जो है ये लॉन्च हो सकते हैं। वहां पे जाके फिर ये क्या करेंगे? वहां पे फिर ये एब्सेसिस फॉर्म करेंगे और फाइब्रोटिक लीजन्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो जहां पर ये लॉन्च करते हैं, तो वहां पर एक्टोपिक एब्सेसिस और फाइब्रोटिक लीजन्स डेवलप कर सकती हैं। अब वो कौन कौन सी प्लेसेस है जहां पर ये मतलब एक्टोपिक साइट्स है जहां पर ये लॉन्च कर सकता है? तो उसमें है ब्लड वेजल्स, लंग्स, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द ऑर्बिट। आपको इस फिगर में सिर्फ ये दो ऑर्बिट और ब्रेन नजर आ रहे हैं, जहां पर ये वर्म जो है इसने जाके लॉन्च किया है। अच्छा, फिशुला हेपेटिका को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे जो है टू बी श्योर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद फिशुला,
इज बाय सीइंग द पैरासाइट। ठीक है, अब पैरासाइट को तो वैसे नहीं देख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज यूजुअली डन बाय फाइंडिंग फिशुला एग्स इन स्टूल, फीकल स्पेसिमेंस, ठीक है, या बाइल एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन ये ध्यान में रख ले, मोर देन वन स्पेसिमेन मे नीड टू बी एग्जामिन्ड टू फाइंड द पैरासाइट। और कभी कभार हम क्या करते हैं कि एग को हम फीकल सैंपल की बजाय, जैसे कि मैंने बात की, हम बाइल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो समटाइम्स एग्स आर फाउंड बाय एग्जामिनिंग ड्यूडिनल कंटेंट्स आर बाइल। अब इसको कैसे लेंगे, तो बाइल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय ड्यूडिनल इंट्यूबेशन। ठीक है, जिसमें हम ट्यूब को यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं और उसमें से ये बाइल निकाल के उसमें एग्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जहन में रख लें कि इन्फेक्टेड पीपल जो है, दे डोंट स्टार्ट पासिंग एग्स until they have been infected for several months। ठीक है, so people don't pass eggs during the acute phase of the infection, सिर्फ chronic phase में वो egg पास करेंगे। So therefore early on the infection has to be diagnosed in other ways than by examining stools। ठीक है, दूसरा भी तरीका है जो कि हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रख लें कि अगर आप डिटेक्ट भी कर लें एग्स को, तो फिशुला हेपेटिका और फिशुलाप्सिस बस्की के एग्स को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे टेस्ट जो है उसके थ्रू डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दूसरे टेस्ट कौन कौन से हैं, उसमें कुछ एसिनोफिल्स को देख सकते हैं कि एसिनोफिल का जो लेवल है ये मॉडरेट टू हाई हो सकता है। ठीक है, सो मॉडरेट टू हाई एसिनोफिलिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेस्ड ऑन एंटीबॉडी डिटेक्शन, जिसमें एलाइजा, ठीक है, ये ज्यादा सेंसिटिव और प्रैक्टिकल मेथड है। इट बिकम्स पॉजिटिव विद इन 2 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो अर्ली मतलब टाइम पे भी हम कर सकते हैं एलाइजा, एंड बिकम्स नेगेटिव आफ्टर ट्रीटमेंट। तो एलाइजा बाकी के जो मेथड्स हैं उनसे बेस्ट जो है डायग्नोसिस के लिए वो एलाइजा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।